Hello dear students, let's continue the same chapter of class 8 civics, law and social justice. We were on the topic of Bhopal gas tragedy. So let's continue the same topic. जिससे कि हमने पढ़ा था कि भोपाल गैस त्रासदी में क्या हुआ था कि बहुत सारे जो वर्कर थे वहाँ के और वहाँ की जो जनता थी भोपाल की, वो जो है इस ट्रेजिडी की वजह से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही थी। द डिज़ास्टर वॉज नॉट एन एक्सीडेंट। ये जो डिज़ास्टर था वो एक एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि लोगों की, वहाँ के यूसी कंपनी, ये जो कंपनी थी, इसकी लापरवाही थी, जिसने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को नहीं अपनाया था, क्योंकि उनको अपना कॉस्ट बचाना था, क्योंकि वो अपना पैसा बचाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बहुत सारे सेफ्टी मेजर्स को अनदेखा कर दिया था। और इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग गैस लीकिंग की वजह से मर गए और कुछ लोग बहुत ज़्यादा घायल भी हो गए। डिस्पाइट द ओवरवेलमिंग एविडेंस पॉइंटिंग टू यूसी एज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिज़ास्टर, इट रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यूसी ने क्या किया कि यूसी जो कंपनी थी, उसने अपनी इस डिज़ास्टर को, मतलब इस डिज़ास्टर से जो भी प्रॉब्लम्स आई थी उसको सॉल्व करने की बजाय उसने अपना इससे पल्ला झाड़ लिया। इट मीन्स कि उसने ये मानने से इनकार कर दिया कि ये जो है कंपनी की लापरवाही की वजह से हुआ है। तो इन द इंश्योरिंग लीगल बैटल द गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड द विक्टिम्स इन अ विजिबल केस अगेंस्ट यूसी के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने क्या किया, एक केस फाइल कर दिया जिसके और उसे 3 बिलियन कंपनसेशन की मांग की 1985 में, और जबकि उन्होंने क्या किया, 470 मिलियन ही उन्होंने चुकाया 1989 में। तो जितने भी सर्वाइवर थे, जो कि वहाँ पे रहने वाले लोग थे और जो उस फैक्ट्री में काम करने वाले थे, उन्होंने उनके कई सारे आवाज़ उठाने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट ने मतलब इनसे मुआवजा लेने की कोशिश की, पर ये कुछ हुआ नहीं। यूसी जो थी, ये बहुत बड़ी कंपनी थी अमेरिका की, और इसकी वजह से इसका दबदबा ज़्यादा था। यूसी स्टॉप्ड इट्स ऑपरेशन बट लेफ्ट बिहाइंड टॉन्स ऑफ टॉक्सिक केमिकल्स। यूसी ने अपने सारे कामों को वहाँ पे छोड़ दिया, लेकिन जो वहाँ पे जहरीले केमिकल्स थे उनको वहीं पर छोड़ दिया, और वहाँ से इन्होंने अपनी पैर, मतलब हाथ खड़े कर लिए कि अब वो यहाँ पे काम नहीं करेंगे। और उनकी जो कंपनी थी वो डाउ केमिकल के नाम से अब कोई और फैक्ट्री चलाती हैं, और उस कंपनी में जो है वो सारे उस नई कंपनी ने भी इन सारे जो गंदगियाँ थी, जहरीले चीज़ें थे, उनको हटाने से मना कर दिया। तो फिर क्या हुआ कि 24 साल बाद भी लोग जो हैं वो स्टिल फाइट कर रहे हैं जस्टिस के लिए फॉर सेफ ड्रिंकिंग वाटर। यहाँ पानी में गंदगी हो गई, जहरीली चीज़ें जब बारिश से बह करके और मिट्टी में मिल गई, पानी में मिल गई, तो वहाँ की जहरीली चीज़ों और जहरीली चीज़ जैसे पानी, मिट्टी, इन सब चीज़ों का यूज़ करके लोग आज भी परेशान हैं, और हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ भी वहाँ अवेलेबल नहीं है, लोगों को जॉब्स भी नहीं मिल रही है। ये सब कुछ हुआ यूसी की वजह से। दे आर डिमांड एंड एंडरसन द यूसी चेयरमैन हु फेसेस क्रिमिनल चार्जेस बी प्रोसिक्यूटेड। और जो यूसी के जो चेयरमैन थे उसको बहुत सारे क्रिमिनल चार्जेस लगे, पर आज भी कुछ हुआ नहीं। तो इसका मेन रीज़न क्या था, व्हाट इज़ अ वर्कर्स वर्थ। उनके लिए वर्कर्स की वैल्यू नहीं थी। मेन बात ये थी कि वर्कर की वैल्यू क्या होती है। तो एक्सीडेंट्स जो होते हैं वो बहुत ही कॉमन होते हैं। यहाँ पे दिया है कि एक्सीडेंट्स आर कॉमन टू कंस्ट्रक्शन साइट, यानी कि कंस्ट्रक्शन साइट पे एक्सीडेंट्स तो कॉमन होते हैं, लेकिन वहाँ पे कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स अपनाए जाते हैं और कुछ प्रिकॉशंस अपनाए जाते हैं ताकि इससे इसको इग्नोर किया जा सके। लेकिन यूसी ने क्या किया था, उसने इस सेफ्टी मेजर्स को नहीं अपनाया था। अब वर्कर्स की वर्थ क्या है। इफ़ वी आर टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स लीडिंग टू भोपाल डिजास्टर वी हैव टू आस्क व्हाई डिड यूनियन कार्बाइड सेट अप इट्स प्लांट इन इंडिया। यानी कि अगर हम देखें जो कुछ भी भोपाल डिजास्टर में हुआ था, तो हम अपने आप से एक ही सवाल पूछ सकते हैं कि यूनियन कार्बाइड जो कि अमेरिका की बहुत बड़ी कंपनी थी, उसने अपना प्लांट जो है वो इंडिया में क्यों लगाया। इसके पीछे एक रीज़न हो सकता है कि वाई फॉरेन कंपनीज़ कम टू इंडिया इज़ फॉर चीप लेबर। यानी कि इसका पहला रीज़न तो ये था कि फ़ॉरेन कंपनी जो है वो इंडिया आती हैं क्योंकि यहाँ चीप लेबर मिल जाते हैं, यानी कि सस्ते दाम पर मज़दूर मिल जाते हैं। और जो वेजेस होती हैं ना, दैट द कंपनीज पे टू वर्कर्स, यानी कि जो वेजेस होती हैं वो यूएसए जो अपने वर्कर्स को पे करता है, वहाँ
पे जो वेजेस होती है वो हाई होती है, यानी कि वहाँ के वर्कर को ज़्यादा पैसा मिलता है काम करने के लिए। इसके बावजूद जो इंडिया के वर्कर्स होते हैं उसको बहुत कम पैसे देते हैं वो लोग। तो फॉर लोअर पे यानी कि उनको कम पैसे देना होता है यहाँ पे, और कैन गेट लॉन्गर आवर्स टू वर्क, और यहाँ पे वो मज़दूरों से ज़्यादा घंटे भी काम के लेते हैं। तो एडिशनल एक्सपेंसेस सच एज़ फॉर हाउसिंग फैसिलिटीज़ फॉर वर्कर्स आर ऑल्सो फ्यूअर, और यहाँ पे जो एक्सपेंस होते हैं उनके हाउसिंग फैसिलिटीज़ के, यानी मज़दूरों को जो रहने के लिए घर भी दिया जाता है वो भी बहुत कम होती हैं। दस कंपनीज़ कैन सेव कॉस्ट एंड अर्न हायर प्रॉफिट, इसलिए कंपनीज जो हैं वो पैसा बचाती हैं और क्या करती हैं, इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती हैं। कॉस्ट कटिंग जो है, यानी कि हर चीज़ों से वो हर चीज़ों में ये पैसे बचाती हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हानि मतलब ख़तरनाक साबित होता है। लोअर वर्किंग कंडीशंस इंक्लूडिंग लोअर सेफ्टी मेजर्स आर यूज्ड एज वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट। वेज ऑफ कटिंग कॉस्ट यानी कि पैसे बचाने के तरीक़ों में वो क्या करते हैं, लोअर वर्किंग कंडीशंस, यानी कि वहाँ पे जो काम करने के कंडीशंस यहाँ के, वहाँ पे कोई सेफ्टी मेजर्स नहीं अपनाए जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, उनका पैसा भी बच जाता है। तो यूसी प्लांट में क्या हुआ था कि वहाँ पे कोई भी काम फंक्शन जो है, जो डिवाइसेस लगी थी वो कोई भी काम नहीं कर रहे थे। 1980 से 1984 के बीच में जो वर्कर थे, एमआईसी मीन्स मिथाइल आइसोसाइनाइड जो प्लांट था, वहाँ पे जो काम के घंटे थे 12 से 6 घंटे, यानी कि पहले तो आधे दिन का था, फिर उसके बाद उन्होंने बहुत सारे वर्कर्स रखे भी थे, 12 रखे थे, फिर उन्होंने वर्कर्स धीरे धीरे घटाते चले गए पैसा बचाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ 12 से 6 वर्कर ही रह गए। और जो उनके सेफ्टी ट्रेनिंग थी वर्कर्स की, पहले उनको 6 महीने के लिए प्लांट में काम करने की ट्रेनिंग दी जाती थी, फिर उन्होंने इस ट्रेनिंग को सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के लिए ही रख दिया। तो इस तरह से उन्होंने वर्कर्स को ट्रेनिंग में भी कमी कर दी। द पोस्ट ऑफ नाइट शिफ्ट वर्कर फॉर द एमआईसी प्लांट वॉज एबॉलिश्ड, यानी कि उन्होंने नाइट शिफ्ट वाले वर्कर्स को भी हटा दिया पैसे बचाने के लिए। जो लोग नाइट शिफ्ट में रहते थे वो रात में जायज़ा लेते रहते थे कि रात में सब कुछ सही है या नहीं है, तो लेकिन वो उन्होंने क्या किया, पैसे बचाने के लिए उन्होंने ये सब काम भी कर दिया। तो रीड द फॉलोइंग कंपैरिजन बिटवीन यूसी सेफ्टी सिस्टम इन भोपाल एंड इट्स अनदर प्लांट इन यूएस। तो यूएस के प्लांट में और इंडिया के भोपाल में जो प्लांट था, उन दोनों में डिफरेंस यहाँ पे दिया है कि एट वेस्ट वर्जीनिया यूएसए कंप्यूटराइज्ड वार्निंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम वर इन प्लेस, यानी कि वहाँ पे कंप्यूटराइज्ड वार्निंग, यानी कि वहाँ पे अगर कोई दुर्घटना होने वाली होती है तो वहाँ पे एक ऐसी डिवाइस लगी है कि जिससे पहले से ही कंप्यूटराइज्ड वार्निंग मिल जाती है। मॉनिटरिंग सिस्टम भी वहाँ पे लगाए गए हैं। जबकि यूसी में क्या था, वहाँ पे जो ये चीज़ें थी वो नहीं थी, और वहाँ पे जो यूसी वाली कंपनी थी उसने क्या किया था, उसने सारी सेफ्टी मेजर्स तो हटा दिए थे, और जो ये डिवाइसेस वगैरह थी वो भी नहीं थी। वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन सेंसेस से के ऊपर छोड़ दिया था कि अगर कोई दुर्घटना होगी तो ह्यूमन सेंस से पता चलेगा, इसमें सूंघना या फिर देखने से पता चल जाए कि अब ये कुछ होने वाला है। और फिर ये देखिए वर्जीनिया प्लांट में क्या था, जो इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्लान्स वर इन प्लेस, यानी कि वहाँ पे अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो लोगों को जल्दी से निकलने की भी सुविधा थी। जबकि यहाँ भोपाल में तो नॉन एग्जिस्टिंग, यानी कुछ था ही नहीं भोपाल में, इसकी वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। तो वाई आर देयर सच शार्प डिफरेंसेस इन सेफ्टी स्टैंडर्ड अक्रॉस कंट्रीज। तो अलग अलग देशों में इस तरह की बहुत सारे डिफरेंसेस सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को लेकर के देखने को मिलते हैं, और ये ऐसा क्यों होता है। एंड इवन आफ्टर द डिज़ास्टर हैपन, और जब डिज़ास्टर जब तक हो ना जाए, यानी कि जब तक कुछ बड़ा ना हो जाए तब तक कोई भी इस पर मतलब ध्यान ही नहीं देता है। वाई वॉज कंपेंसेशन टू द विक्टिम सोलो, और जो कंपेंसेशन यानी जो मज़दूरों को जो मुआवजा मिलना चाहिए, जो विक्टिम्स हैं इस चीज़ को, उनका जो मुआवजा वो भी बहुत कम है। वन पार्ट ऑफ द आंसर लाइज इन वॉट इज़ परसीव्ड एज द वर्थ ऑफ एन इंडियन वर्कर। एक आंसर ये भी है कि वो क्या समझते हैं, इंडियन वर्कर की कोई वैल्यू नहीं है। वन वर्कर कैन ईजिली रिप्लेस अनदर, और यहाँ पे क्या है, एक वर्कर अगर काम करने के लिए तैयार नहीं है तो उसकी जगह पे दूसरा वर्कर मिल जाता है, यानी वो ईजिली एक वर्कर से दूसरे वर्कर को रिप्लेस कर सकते हैं। सिंस देयर इज़ सो मच अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है, बहुत ज़्यादा बेरोज़गारी है। देयर आर मेनी वर्कर्स हु आर विलिंग टू वर्क इन अनसेफ कंडीशंस, और बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो पैसा पाने के लिए क्या कर सकते हैं, अनसेफ मेजर्स को, और कुछ वर्कर्स ऐसे हैं, बहुत सारे वर्कर्स ऐसे हैं जो अनसेफ कंडीशन में भी वर्क करने के लिए तैयार हैं। मेकिंग यूज़ ऑफ द
वल्नरेबिलिटी, एम्प्लॉयर्स इग्नोर सेफ्टी इन वर्क प्लेसेस। इसकी वजह से मतलब जैसे बहुत ज़्यादा अधिकता होने की वजह से, बहुत ज़्यादा वर्कर्स मिल जाने की वजह से ईजिली ये क्या करते हैं, वर्कर्स की सेफ्टी को क्या करते हैं, मतलब भूल ही जाते हैं वर्कर्स की सेफ्टी को। दस इवन सो मेनी ईयर्स आफ्टर द भोपाल गैस ट्रेजेडी देयर आर रेगुलर रिपोर्ट्स ऑफ एक्सीडेंट इन कंस्ट्रक्शन साइट। यानी कि भोपाल गैस ट्रेजेडी से पहले भी बहुत सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स पर क्या हुए, एक्सीडेंट्स हुए हैं। लेकिन माइंस एंड फैक्ट्रीज़ में भी ये सारे बहुत सारे खतरनाक दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, और ये सब क्या हुआ है, एम्प्लॉयर्स के वजह से हुई हैं। तो इन्फोर्समेंट ऑफ सेफ्टी लॉ, अब क्या है, इन्फोर्समेंट मीन्स क्रियान्वयन, यानी कि सुरक्षित नियमों या सुरक्षा के नियम जो बनाए गए हैं उनका क्रियान्वयन, यानी कि उनके जो इन्फोर्समेंट है उसको लागू करना भी बहुत ज़रूरी है। As the lawmaker and enforcer, the government is supposed to ensure that safety laws are implemented। यानी कि जैसा कि गवर्नमेंट जो है वो क्या है, लॉ मेकर भी है और इन्फोर्सर भी, यानी कि कानून बनाने वाला भी है, उसको लागू करने वाला भी है। तो उसे क्या करना है, उसे ये ध्यान रखना है कि जो भी सेफ्टी लॉज वो बना रही है वो इम्प्लीमेंट अच्छे से हों, लागू अच्छे से हों। इट इज़ ऑल्सो द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट द राइट टू लाइफ गारंटीड अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ नॉट वायलेटेड। और ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है, उसका रोल है कि वो इंश्योर करे कि जो राइट टू लाइफ है, हमारा जो जीने का अधिकार है, जो कि हमारे आर्टिकल 21 में आता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है, उसका वायलेशन ना हो, उसका उल्लंघन ना हो। What was the government doing when there were such blatant violations of safety standard in यूसी प्लांट? अब गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि ऐसे जो यूनियन कार्बाइड प्लांट था वहाँ पे मतलब उसकी वजह से ऐसा हो गया। तो फर्स्ट द सेफ्टी लॉज वर लैक्स इन इंडिया, क्योंकि जो पहला है वो ये है कि सेफ्टी लॉज जो कानून बनाए गए हैं वो बहुत ही वीक हैं इंडिया में। एंड सेकेंड, इवन दीज वीक सेफ्टी लॉज वर नॉट इन्फोर्स, और जो वीक कानून बनाए भी गए हैं वो इन्फोर्समेंट उसका अच्छे से नहीं हो पाया है, यानी वो लागू अच्छे से नहीं हो पाया इंडिया में। यही एक रीज़न हमको पता चलता है, दो रीज़न। Government officials refused to recognize the plant as hazardous and allowed it to come up in a populated locality। तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जब वो यूसी प्लांट लग रहा था तो गवर्नमेंट के ऑफिशियल ने उसको हैज़ार्डस यानी कि उसको हानिकारक या ख़तरनाक मानने से इनकार कर दिया, और उसने ये भी अलाउ कर दिया कि वो जो है अपना प्लांट एक पॉपुलेटेड लोकेलिटी में लगा सकते हैं। व्हेन सम म्यूनिसिपल ऑफिशियल्स इन भोपाल ऑब्जेक्टेड दैट द इंस्टॉलेशन ऑफ एन MIC प्रोडक्शन अंटिल 1978 was a safety violation, the position of the government was the state needs the continued investment of the Bhopal plant प्रोवाइड जॉब्स। यानी कि बहुत सारे कुछ गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जिन्होंने भोपाल में इंस्टॉलेशन जो MIC का था, यानी मिथाइल आइसोनाइड का जो प्रोडक्शन लगने वाला था, उसको मतलब उन्होंने इसका विरोध किया था 1978 में, और बोला था कि ये जो है सेफ्टी यानी कानून का इससे उल्लंघन होगा, जो सेफ्टी मतलब का सुरक्षा के जो नियम हैं इससे वायलेट होंगे। तो उन्होंने गवर्नमेंट ने क्या किया, इसका गवर्नमेंट ने ये कहा कि अच्छा है भोपाल में अगर प्लांट लग जाता है तो इससे इन्वेस्टमेंट अच्छा होगा और वहाँ के लोगों को जॉब मिल जाएगा। तो इस तरह गवर्नमेंट ने इसको अनदेखा कर दिया। इट वाज अनथिंकेबल, यह बिल्कुल असोचनीय है कि अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार जो यूसी थी उसने क्या किया, उन्होंने उनसे ये भी नहीं कहा, यूसी यानी कि यूनियन कार्बाइड कंपनी से, कि आप थोड़ा क्लीनर टेक्नोलॉजी यूज़ कीजिए, यानी कि कुछ अच्छे मानक यूज़ कीजिए, और मिथाइल आइसोसाइनाइड जो जहरीली ये गैस है इसकी जगह पे कोई और गैस यूज़ कर लीजिए। तो मतलब इसके लिए भी कुछ नहीं कहा। तो गवर्नमेंट इंस्पेक्टर्स जो थे उन्होंने बहुत सारे अप्रूवमेंट दिए कि ये प्लांट नहीं लगना चाहिए, फिर भी कुछ नहीं हुआ। इवन व्हेन रिपीटेड इंसिडेंट्स ऑफ लीक्स फ्रॉम द प्लांट मेड इट ऑब्वियस टू एवरीबडी दैट थिंग्स वर सीरियसली रॉन्ग। तो यही होता है हमारे यहाँ कि जब तक कुछ सीरियसली ना हो जाए, मतलब जब तक कुछ ऐसा घटित ना हो जाए जिससे लोगों की और मतलब पूरी दुनिया की हानि ना हो, तब तक तो गवर्नमेंट जो है कुछ नहीं कर सकती है। यानी कि सेफ्टी रूल्स वो या सेफ्टी तरीके वो तब तक नहीं अपनाती जब तक कुछ बड़ा ना घट जाए। तो दिस इज़ एज यू नो इज़ कंट्री टू व्हाट द रोल ऑफ ए लॉ मेकिंग एंड इन्फोर्समेंट एजेंसी शुड बी। तो ये कितना कंट्रेरी है, सोचने लायक है कि जो हमारे यहाँ लॉ मेकिंग है और जो इसका इन्फोर्समेंट एजेंसी है उसको कैसा होना चाहिए, इसका क्या रोल है। इंस्टेड ऑफ प्रोटेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, देयर सेफ्टी वॉज बीइंग डिसरिगार्डेड बोथ बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज।
यानी कि लोगों की सुरक्षा को नज़रअंदाज करने के जगह पे वो मतलब लोगों की सुरक्षा को या लोगों के इंटरेस्ट को बचाने के लिए देयर सेफ्टी वॉज बीइंग डिसरिगार्ड, यानी गवर्नमेंट और जो प्राइवेट कंपनीज़ होती हैं वो क्या करती हैं, लोगों की इन लोगों को सुरक्षा को क्या करती हैं, मतलब भूल ही जाती हैं लोगों की सुरक्षा को, वो अपना मनमाना करती हैं। दिस इज़ ऑब्वियसली नॉट एट ऑल डिज़ायरेबल। विद मोर इंडस्ट्रीज़ बीइंग सेट अप बोथ बाय लोकल एंड फॉरेन बिजनेस इन इंडिया, बहुत सारे इंडिया में लोकल और फॉरेन बिजनेसेस हैं जो कि बाहर से आई हुई कंपनियां जो हैं यहाँ पे सेटअप हो रही हैं, और ये ग्रेट नीड फॉर स्ट्रॉन्गर लॉज प्रोटेक्टिंग वर्कर्स राइट्स एंड बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ दीज लॉज, यानी कि बहुत ज़रूरत है इंडिया में अच्छे कानूनों की वर्कर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनका बेटर इन्फोर्समेंट भी चाहिए, उनका बेटर क्रियान्वयन भी चाहिए कि ये लॉज जो हैं वो कड़े तरीके से यहाँ पे लागू हों। अभी रिसेंटली देखें तो यहाँ एक टॉपिक दिया हुआ है कि रिसेंटली अ लार्ज ट्रैवल एजेंसी वाज आस्क्ड टू पे रेट्स 8 लाख एज कंपेंसेशन टू अ ग्रुप ऑफ टूरिस्ट, यानी कि 8 लाख मुआवजा जो है वो एक टूरिस्ट को दिया जाए, क्योंकि वो फॉरेन ट्रिप पे आई थी और उन्होंने क्या किया, वो डिज्नीलैंड और शॉपिंग करना मतलब शॉपिंग उन्होंने मिस कर दी पेरिस में। तो इसका मतलब क्या है कि टूरिस्ट को जो कि जगह नहीं घूम पाई तो उनको 8 लाख का मुआवजा दिया जा रहा है। इसके बावजूद हम देखें तो हमारे यहाँ भोपाल में जो ट्रेजेडी हुई, वहाँ के विक्टिम्स को वहाँ पे उनकी लाइफ टाइम जो उनको पेन मिला, मतलब उनको जो भी दुख हुआ उसके लिए उनको कोई मुआवजा ही नहीं मिलना है। तो ये हमारी इंडिया में बहुत ही वर्स्ट है। अब बात करते हैं न्यू लॉज टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, कुछ नए कानून बनाए गए जिससे कि इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट किया जा सके। अब दिया है डाउ हाउ मेनी मोर मस्ट डाई, यानी कि डाउ एक कंपनी है जिसने अपना बैन जो इंडिया में फिर से लगा रखा है, सेटअप कर रखा है यूसी प्लांट की जगह पे। तो ये बता रहे कि यहाँ पे पहले से ही सरकार ने लिखा है कि पंप एट कंटेमिनेटेड वेल्स आर पेंटेड बाय रेड, यानी कि यहाँ पे जो पंप है वो पहले से ही रेड दिखाया गया है कि इससे पानी निकालना बहुत ही खतरनाक है और उस पानी को पीना, लेकिन वहाँ के जो लोकल लोग हैं ना वो इसको यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास साफ़ पानी पीने का स्रोत भी नहीं है, वो कहाँ से पानी पाएंगे। तो इसकी वजह से वो मना होने के बावजूद भी जहरीले और गंदे पानी को यूज़ कर रहे हैं पीने के लिए। तो न्यू लॉज जो हैं वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई हैं। 1984 में बहुत सारे लॉज थे जो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए इंडिया में बनाए गए हैं, उसमें से कुछ जो हैं हार्डली एनी इन्फोर्समेंट, लेकिन उसमें बनाने के बावजूद भी उनका जो इन्फोर्समेंट है ना वो बहुत कम है। तो द इन्वायरमेंट वॉज ट्रीटेड एज अ फ्री एंटिटी। हमारे यहाँ जो एक कह सकते हैं कि लोगों की मानसिकता है कि इन्वायरमेंट क्या है, एक फ्री एंटिटी, यानी कि इन्वायरमेंट मतलब चाहे जितना मन उतना गंदा कर लो, कोई पैसा नहीं लगना है इन्वायरमेंट के लिए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि इन्वायरमेंट जो है वो क्या है, वो तो पीढ़ी दर पीढ़ी मिलेगा हमें, और वही इन्वायरमेंट मिलेगा तो उसको हमको बचाना हमारी जिम्मेदारी है। एनी इंडस्ट्री कुड पॉल्यूट द एयर एंड वाटर विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन। और यहाँ लोग क्या समझ रहे हैं कि कोई भी इंडस्ट्री जो है आसानी से इसके हवा को, पानी को गंदा कर सकती है, कोई रिस्ट्रिक्शन, कोई बाधाएं उनके लिए नहीं हैं, वो इजीली सेटअप कर रही हैं और यहाँ के हवा पानी सबको प्रदूषित कर रहे हैं। वेदर इट वॉज आवर रिवर्स इन ग्राउंड वाटर द एनवायरनमेंट वॉज बीइंग पॉल्यूटेड, यानी कि यहाँ तक कि इतना इन्वायरमेंट पॉल्यूट हो चुका है कि जो ग्राउंड वाटर है, यानी कि जो ज़मीन के नीचे का पानी है, वो भी जो है वो पूरी तरह से पॉल्यूटेड हो गया है, जिसकी वजह से लोगों की हेल्थ पे बुरा असर पड़ रहा है। दस नॉट ओनली वॉज यूसी अ बेनिफिशियरी ऑफ लोअर सेफ्टी स्टैंडर्ड, इट डिडेंट हैव टू स्पेंड एनी मनी टू क्लीन अप द पॉल्यूशन, यानी कि यूसी जो बेनिफिशियरी लोअर, जिसने बहुत ही लोअर सिस्टम के स्टैंडर्ड्स रखे थे, उसके बावजूद यहाँ पे जो मनी है क्लीन अप करने के लिए पॉल्यूशन को, उन्होंने वो भी मनी स्पेंड नहीं किया, यानी कोई पैसा खर्च नहीं किया पॉल्यूशन को साफ़ करने के लिए। जिनके यूसी प्लांट जब बंद हुआ तो वहाँ पे बहुत सारे हैजार्डस केमिकल्स थे जो कि हवा में, पानी में, यहाँ तक कि सॉइल में भी मिल गए। इन द USA दिस इज़ नेसेसरी पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, जबकि USA में क्या है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस में मतलब बहुत ज़्यादा पार्ट है इन्वायरमेंट को कैसे साफ़ रखना है, वहाँ पे इस बात की बहुत ज़्यादा इस बात को ध्यान में दिया जाता है। द भोपाल डिज़ास्टर ब्रॉट द इशूज़ ऑफ इन्वायरमेंट टू द फोर फ्रंट, भोपाल डिज़ास्टर जो है इन्वायरमेंट के इश्यूज़ को
हमें सामने लाता है कि सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स यानी कि हज़ारों लोग जो हैं हु वर नॉट एसोसिएटेड, जो उस फैक्ट्री से नहीं जुड़े थे, फिर भी वो क्या हुए, वर ग्रेटली अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द पॉइजनस गैस, यानी कि उस पॉइजनस गैस की वजह से वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए उससे, यानी कि वो काम नहीं भी कर रहे थे तो भी उससे अफेक्ट हुए। और वहाँ पे क्या हुआ कि अब एबनॉर्मेलिटीज़ जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ रही हैं, और वहाँ पे जो पॉइजनस गैस निकली थी जिसकी वजह से वहाँ के लोग आज भी उस एबनॉर्मेलिटीज़ को झेल रहे हैं। दिस मेड पीपल रियलाइज दैट एग्जिस्टिंग लॉज दो वीक only covered the individual worker, not persons who might be injured due to industrial accidents. In response to this pressure from environment activists and others, यानी कि बहुत सारे इन्वायरमेंटल एक्टिविटी यानी पर्यावरण को बचाए रखने के लिए बहुत सारे लोग जो हैं वो आगे आए। और कई सालों बाद भोपाल में जो ट्रेजेडी हुई थी ना, इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस न्यू लॉज ऑन द इन्वायरमेंट, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत सारे लॉज को हमारे सामने लाए इन्वायरमेंट को बचाने के लिए। Henceforth the polluter was to be held accountable for the damage done to environment. और फिर क्या हुआ कि जो पॉल्यूटर है, मतलब कि जो पर्यावरण को गंदा करेगा ना, उसके लिए बहुत सारे बहुत सारे उसके लिए कह सकते पनिशेबल अमाउंट लगाए गए कि जो भी पॉल्यूट करेगा इन्वायरमेंट को, उसको क्या करना होगा, पैसा भरना पड़ेगा उसके लिए। द इन्वायरमेंट इज़ समथिंग दैट पीपल ओवर जनरेशन विल शेयर। इन्वायरमेंट एक ऐसी चीज़ है जो लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी शेयर करते हैं एक दूसरे से, यानी कि इट कुड नॉट बी डिस्ट्रॉयड मेनली, इसको डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए, ये डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, यानी कि और सिर्फ औद्योगिक विकास के लिए, रोज़गार को पाने के लिए हम इन्वायरमेंट को अनदेखा नहीं कर सकते। उसको बचाए रखना हमारी जिम्मेदारी है क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती जाती है। The courts also gave a number of judgments upholding the right to healthy environment as इंस्ट्रिनिक द फंडामेंटल राइट। कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट्स दिए ताकि जो हमारा राइट है इन्वायरमेंट यानी शुद्ध मतलब जीने के अधिकार में ये आ गया ना कि जब हम कैसे जिएंगे, अगर हमारे पास साफ़ और स्वच्छ इन्वायरमेंट नहीं होगा तो हम नहीं जी सकते हैं। तो ये क्या है, राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। तो इस टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में भी कवर करेंगे। Thank you for watching.